Okay, so from today we are going to start new subject, that is Negotiable Instrument Act, and this is one of the most technical paper in your commercial law. ठीक है, like the language of the Bear Act is not that easy. फिर common use में उतना like हम daily use में इसके across नहीं आते हैं. Apart from check, promissory note, bill of exchange, we don't come across that usually. So थोड़ा बहुत like इस पेपर में डिफिकल्टी होता है, खास करके कुछ कुछ टर्म्स समझने में. इस पेपर में कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी जो होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है. तो उन टर्मिनोलॉजीज को अगर आप पहले समझ गए और उसके बाद आपने ये एक्ट पढ़ना शुरू किया तो ये आपके लिए काफी इजी हो जाएगा. So this negotiable instrument act, in today's class what we will do, we will basically try to know what negotiable instrument is and how does it work. मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कोई टॉपिक आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे. पहले आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली होता क्या है, प्रैक्टिकली ये वर्क कैसे करता है. ठीक है, ये अगर आपके माइंड में क्लियर रहेगा तब आपको सब कुछ समझ में आएगा. नहीं तो अगर आप रैंडमली केवल बेयर एक्ट में जाके ये टॉपिक आप स्टार्ट करेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे, बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो आपको हवा ही नहीं लगेगा, जो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये बोल क्या रहा है. ठीक है, तो इसलिए पहले आज के क्लास में हम लोग का फोकस रहेगा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली वर्क कैसे करता है रियल लाइफ में, प्रैक्टिकली हाउ इट इज मेड and how it works actually and what actually negotiable instrument act. क्या जो आपके negotiable instrument act में बताया गया है क्या बस यही एक negotiable instrument है या इसके अलावा भी कुछ negotiable instrument है. तो पेपर ये छोटा है लेकिन ये उतना कॉमन यूज में, मतलब उतना कॉलेजेस के भी सिलेबस में इसको कोई उतना डिटेल में पढ़ाया नहीं जाता है. और इसका बेयर एक्ट जो है खुद से पढ़ के कुछ कुछ सेक्शंस तो समझ में आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे सेक्शंस समझने में बहुत डिफिकल्टीज होती है बिकॉज लैंग्वेज इज नॉट दैट इजी. तो दैट इज वाई इस पेपर में पहले हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है इस पे फोकस करते हैं आज के क्लास में, और कल से हम लोग सेपरेट टॉपिक स्टार्ट करते हुए कवर अप करेंगे. ठीक है, सो लेट मी अपलोड द डॉक्यूमेंट फर्स्ट. ओके, सो इज द डॉक्यूमेंट विजिबल एवरीवन? यस सर. ओके, ठीक है. So in this first class of negotiable instrument, what things we would like to know. ठीक है, हम लोग ये जानेंगे कि negotiable instrument होता क्या है. ठीक है, पहला चीज तो ये जानेंगे कि what is negotiable instrument. दूसरा, इसको negotiable क्यों बोलते हैं, why we tell it negotiable. ठीक है, इसको negotiable क्यों बोलते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद negotiable इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से what or which documents come within the term negotiable instrument. ठीक है, और वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ठीक है, हाउ दे आर मेड, कैसे वो डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, एंड हाउ दे कम इनटू इफेक्ट, वो कैसे इफेक्ट में आते हैं. ठीक है, काफी इजी है, बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा, आपको सब कुछ धीरे धीरे करके समझ में आएगा. ठीक है, हम लोग सैंपल भी बहुत सारा देखेंगे. ठीक है, लेक्चर जैसे आगे बढ़ेगा हम लोग सैंपल भी देखेंगे, कुछ प्रॉमिसरी नोट का सैंपल देखेंगे, कुछ बिल ऑफ एक्सचेंज का सैंपल देखेंगे, कुछ चेक का सैंपल देखेंगे. खैर ये सब आगे हम लोग देखेंगे. पहले हम लोग ये समझते हैं कि क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, एग्जैक्टली व्हाट इज मीन्ड बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. तो इसके लिए कोई हम लोग अभी लीगल डेफिनेशन, कोई ज्यूरिस्ट या कोई स्कॉलर के डेफिनेशन को नहीं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पहले बेसिकली होता क्या है, एकदम जनरल मीनिंग. तो देखो इसका तीन तरीके से मीनिंग हम लोग देखेंगे. पहला, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक डॉक्यूमेंट होता है. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो गारंटी देता है, गारंटिंग द पेमेंट ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी, जो गारंटी करता है कि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा या तो डिमांड पे
या कोई पर्टिकुलर टाइम पे। जैसे कॉमन एग्जांपल आपका क्या है, चेक। ठीक है, चेक हो गया। चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, सभी को पता है। तो चेक क्या हुआ, चेक एक डॉक्यूमेंट है। चेक गारंटी देता है। चेक गारंटी क्या दे रहा है कि पे होगा स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी। अब ये कितने का चेक है, मान लो 30,000 का चेक है। ठीक है, तो ये गारंटी कर रहा है 30,000 रुपये मिलेगा ऑन डिमांड। चेक हमेशा डिमांड पे पेबल होता है। ठीक है, तो वैसे ही अगर मान के चलो कोई प्रॉमिसरी नोट है। ठीक है, अभी प्रॉमिसरी नोट आगे हम लोग देखेंगे एग्जैक्टली होता क्या है, बट आई थिंक लाइक आप लोगों को पता होगा प्रॉमिसरी नोट बेसिकली होता क्या है। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, एक पर्सन प्रॉमिस करता है, ठीक है, कि आई विल पे टू बी ₹30,000 ऑन 1 जनवरी 2025। ठीक है, ऑन 1 जनवरी 2025, ये आपका क्या हो गया, प्रॉमिसरी नोट हो गया। तो इसमें क्या है, ये भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इट इज, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट है जो गारंटी कर रहा है 30,000 रुपए कि बी को मिलेगा, यानी स्पेसिफिक मनी ऑन डिमांड और एट अ सेट टाइम। मतलब टाइम यहां पे दिया हुआ है 1 जनवरी 2025 से पहले तक बी को 30,000 रुपए मिल जाएंगे। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक डॉक्यूमेंट होता है, इट्स अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सब क्या हुआ, ये सब एक डॉक्यूमेंट्स हुआ। और ये डॉक्यूमेंट बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं सम ऑफ मनी। ठीक है, ये एक तरीके से आपका मनी का सब्सटीट्यूट होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की प्रैक्टिस क्यों आई, ये क्यों शुरू हुआ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि जितने भी ट्रेड पहले होता था तो एक साथ आप उतना कैश, उतना गोल्ड आप लेके एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते थे। ठीक है, आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, रिस्क भी रहता है ना, रॉबरी का रिस्क रहता, थेफ्ट का रिस्क रहता, बहुत सारे रिस्क रहते हैं, और एक साथ कैरी करना कन्वीनियंट भी नहीं है, और आपको बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन करना है, तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो उतने अमाउंट को अगर आप पीस ऑफ पेपर में अगर आप रिड्यूस कर दें, एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर में अगर आप रिड्यूस कर दें, ठीक है, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को फिर प्रैक्टिस में लाया गया। क्या मान लिया कि मैं अपने घर से मीलों दूर आया हूं और यहाँ पे मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, आई एम अ बिजनेसमैन, मैं कोई दूसरे ट्रेडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। उस कॉन्ट्रैक्ट में 1 लाख रुपए मुझे उसे देने हैं। अब मैं उतने दूर से 1 लाख रुपए, पहले के जमाने में 1 लाख रुपए आप लेकर आ नहीं सकते थे। मैं ओरिजिन के बारे में बात कर रहा हूँ कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली ओरिजिनेट कब हुआ, ये 1881 का लॉ है। ठीक है, तो 1 लाख रुपए आप साथ में लेके आ नहीं सकते थे। ठीक है, या आपको 50,000 रुपए का कोई बहुत ही बड़ा अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट करना, आप उतना साथ में लेकर आ नहीं सकते थे। आपने क्या किया, एक प्रॉमिसरी नोट ड्रॉ कर दिया सामने वाले को, क्या आई प्रॉमिस यू टू पे दिस मच ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, और उसके लिए, और वो डेट बाद में फिक्स हो गया, उस डेट पे जो है जिसको पैसा रिसीव करना था वो उसके पास गया और उसने ले लिया पैसा। या फिर आपने चेक ड्रॉ कर दिया, या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज किसी ने दे दिया। मतलब आप उतने अमाउंट को कन्वीनियंटली लेकर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको मान लिया कोई चीज उधार पे खरीदना है, आपके पास अभी पैसे नहीं है, आपके पास 2 महीने बाद पैसे आएंगे, आप प्रॉमिसरी नोट इशू कर देंगे। तो इस तरीके से आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली ओरिजिनेट हुआ। अगर लार्ज सम ऑफ मनी जो कि कन्वीनियंट नहीं है एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना, तो उसको, उस सम ऑफ मनी को एक पीस ऑफ पेपर में रिड्यूस कर देना है। दैट इज वाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट केम इनटू पिक्चर। दूसरा रीजन कि अगर क्रेडिट पे आपको कोई गुड्स खरीदना है, क्रेडिट पे आपको कोई डीलिंग कॉन्ट्रैक्ट, कोई ट्रांजेक्शन करना है, ठीक है, तो आप प्रॉमिसरी नोट बना दें, उससे कम से कम पेमेंट तो गारंटीड हो जाएगा ना। ऐसे बोल के आप उधार पे लेके जाएंगे, पैसा आप देंगे कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप क्रेडिट पे लेके जा रहे हैं, आपने प्रॉमिसरी नोट रिटर्न में दिया है, साइन किया है, अपना बिल ऑफ एक्सचेंज है, उस पे दोनों पार्टी का साइन है, तो उसे गारंटी हो जाएगा ना कि ये जो उधार पे लेके जा रहा है ये बाद में पे करेगा ही करेगा। सो इन सब बैकग्राउंड में आपका बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का लॉ जो है पिक्चर में आया। ठीक है, दीज वे आर द रीजन। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट होता है, जैसा कि अभी हम लोग देखे चेक और प्रॉमिसरी नोट के एग्जांपल से, कि जो गारंटी करता है पेमेंट ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी ऑन डिमांड और एट अ सेट टाइम। फिर और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को दूसरे वर्ड्स में समझते हैं। इस वर्ड को समझना बहुत जरूरी है। देखो, ये पेपर आप जितना समझ के पढ़िएगा, खैर ये क्या लॉ में कोई भी पेपर समझ के ही पढ़ना चाहिए, बट लाइक इस पे खास करके आपको बेसिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है, तभी आगे का चीज इजीली याद होगा।
ठीक है, बेसिक्स पे ध्यान रहेगा, आगे के सारे सेक्शंस आपको इजीली याद हो जाएंगे। बेसिक्स नहीं ध्यान में रहेगा तो आगे बहुत सारे वर्ड्स डिफिकल्ट मिलेंगे, आप माइंड में कोई कुछ फॉर्म ही नहीं कर पाइएगा कि ये क्या बता रहा है। तो इसलिए पहले बेसिक्स पे इसमें ज्यादा समझने की जरूरत है। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को क्या बोल सकते हैं दूसरे वर्ड्स में? वी कैन से कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक साइन डॉक्यूमेंट होता है। ये क्या होता है? ये जो डॉक्यूमेंट होता है, ऐसे नहीं कि बस लिख के दे दिया, अब चेक है बस लिख के दे दिए, प्रॉमिसरी नोट है बस लिख के दे दिया, ऐसा नहीं होता है। ये एक साइन डॉक्यूमेंट होता है जो प्रॉमिस करता है पेमेंट टू अ स्पेसिफाइड पर्सन, कि किसी स्पेसिफाइड पर्सन या उस स्पेसिफाइड पर्सन का कोई असाइनी है, उसको पेमेंट किया जाएगा। तो ये एक साइन डॉक्यूमेंट होता है, इसमें सिग्नेचर होता है। ठीक है, इसमें आपका साइन डॉक्यूमेंट होता है, साइन करके प्रॉमिस किया गया हुआ रहता है कि पेमेंट किसी स्पेसिफाइड पर्सन को मिलना है। तो हम लोग क्या देखें कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक डॉक्यूमेंट है जो गारंटी करता है पेमेंट ऑफ मनी डिमांड पे या फिर कोई सेट टाइम पे। फिर यहां हमें पता चल रहा है ये एक साइन डॉक्यूमेंट होता है। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को क्या कह सकते हैं? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को और कह सकते हैं हम लोग कि इट इज अ पीस ऑफ पेपर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? ये एक पीस ऑफ पेपर है। क्या है? बस एक कागज का टुकड़ा ही तो है। चेक हो गया, प्रॉमिसरी नोट हो गया, क्या हुआ? एक कागज का टुकड़ा है। बट वो गारंटी क्या करता है? पेमेंट ऑफ सर्टेन सम ऑफ मनी। और वो मनी कैसे पेबल होगा? या तो कोई डिमांड, या तो डिमांड पे, जैसे चेक जो है डिमांड पे पेबल होता है, चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। या फिर कोई प्री डिटरमाइंड पीरियड पे, है ना? लाइक प्रॉमिसरी नोट दे दिया गया 1 जनवरी 2025 को मैं पेमेंट करूंगा, तो प्री डिटरमाइन आपने पीरियड कर दिया। तो या तो डिमांड पे वो पीस ऑफ पेपर के अकॉर्डिंग कोई पेमेंट का गारंटी दिया गया है, या फिर कोई प्री डिटरमाइन पीरियड पहले से ही फिक्स कर दिया गया है कोई डेट, और उसके लिए आपको गारंटी दिया हुआ है। राइट, तो ये आपका बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग, ये बहुत ही जनरल मीनिंग हम बता रहे हैं। ठीक है, ये कोई जूरिस्ट का डेफिनेशन, कोई आपका बेयर एक्ट का डेफिनेशन नहीं है। ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, जो कि आपको क्लैरिटी मिल गया होगा कि बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। अभी हम लोग बहुत सारे सैंपल्स भी देखेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के। अब देखो, ये समझ गया कि व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि व्हाई इट इज कॉल्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो ये हम लोग समझ गए, एक पीस ऑफ पेपर है, कागज का टुकड़ा है, एक डॉक्यूमेंट है जो गारंटी करता है पेमेंट ऑफ अ सर्टेन स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी, है ना? कि पेमेंट सर्टेन स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी, जो कि किसी को हम पे करेंगे, इसका प्रॉमिस है। और वो पेमेंट या तो किसी के डिमांड पे होगा, जैसे चेक के केस में होता है, या फिर वो कोई सेट टाइम पे होगा कि कोई पर्टिकुलर डेट दिया है, उस दिन पेमेंट वो करना होगा। ये तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। दूसरा क्वेश्चन इज व्हाई इट इज कॉल्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। हम इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्यों बोलते हैं? ठीक है, तो ये समझो। इसके लिए आपको सेक्शन 14 आप देखेंगे अपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, तो उससे आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगा। नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है? केपेबल ऑफ बीइंग नेगोशिएटेड और ट्रांसफर्ड। नेगोशिएबल का मतलब होता है कि वन हैंड से अदर हैंड वो जा सके। जैसे पैसा क्या है? पैसा आप एक एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। ठीक है, 500 रुपए नोट एक पर्सन से दूसरे पर्सन, दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन। तो ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको नेगोशिएबल हम क्यों बोलते हैं? इट इज केपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसफर्ड। इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम नेगोशिएबल बोलते हैं। यानी ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट होता है। प्रॉमिसरी नोट है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को गया, अब मुझे गया तो मैं हो सकता है किसी और को भी दे सकता हूं। ठीक है, सेम प्रॉमिसरी नोट जो मुझे आया है वो मैं किसी और को भी दे सकता हूं। मैं कैसे दे सकता हूं, उसको इंडोर्समेंट बोलते हैं, वो अभी हम लोग आगे समझेंगे। अभी एक एक करके धीरे धीरे समझते हैं। पहले समझिए कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएबल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज केपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसफर्ड। सेक्शन 14 अगर पढ़ेंगे आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, तो ये क्या बोलता है कि व्हेन अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन so as to constitute that person the holder thereof। तक आप कोई भी प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक किसी पर्सन को आप ट्रांसफर करते हैं ताकि आप उस पर्सन को उस बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक या प्रॉमिसरी नोट का होल्डर बना दें, तो हम कहेंगे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे नेगोशिएट हो गया है। मतलब आपने अगर ट्रांसफर कर दिया किसी को और दूसरे को होल्डर बना दिया, तो हम वह कहेंगे कि इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट हो गया है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब उसके उसका नेचर होना चाहिए कि वो ट्रांसफरेबल कैरेक्टर का डॉक्यूमेंट हो। ठीक है, ट्रांसफरेबल। नहीं तो
डॉक्यूमेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट तो बहुत, इंस्ट्रूमेंट का अगर केवल मीनिंग देखो, इंस्ट्रूमेंट का अगर केवल मीनिंग देखो तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट इन राइटिंग, डॉक्यूमेंट इन राइटिंग। अब डॉक्यूमेंट इन राइटिंग तो कोई जनरल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। ए और बी के बीच में कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट इंटर हुआ है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। अब ए क्या अपना कॉन्ट्रैक्ट सी को ट्रांसफर कर सकता है? नहीं कर सकता है, बिकॉज दिस इज नॉट नेगोशिएबल, दिस इज नॉट नेगोशिएबल। तो हर इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल नहीं होता है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट इन राइटिंग। ठीक है, वसीयत, वसीयत क्या है? डॉक्यूमेंट इन राइटिंग। क्या वो ट्रांसफरेबल होता है कि एक का वसीयत दूसरे को ट्रांसफर कर दिए, दूसरे का तीसरे को कर दिए? एवरी डॉक्यूमेंट इन राइटिंग इज नॉट ट्रांसफरेबल, बट चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सब आपके ट्रांसफरेबल होते हैं। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, राइट? इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। आई होप दिस माइट बी क्लियर कि इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते क्यों है, बिकॉज इट इज केपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसफर्ड। अब आगे देखो। अब फीचर्स क्या क्या हुआ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का? व्हाट आर द की फीचर्स? तो अभी तक हम लोग जो देखे उसके अकॉर्डिंग हम क्या क्या बोल सकते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के की फीचर्स क्या है? पहला, एबिलिटी टू बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो चेक है, चाहे वो प्रोमिसरी नोट है, चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज है, वो ट्रांसफर हो सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन। फिर राइट टू रिसीव पेमेंट, कि हर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में किसी ना किसी पर्सन को राइट रहता है पेमेंट रिसीव करने का। और साथ ही साथ आप ये भी बोल सकते हैं कि ऑब्लिगेशन भी होता है किसी पर्सन पे पेमेंट करने का, है ना? कि राइट टू रिसीव पेमेंट भी होता है, और एक और एसेंशियल आप बना सकते हैं कि ऑब्लिगेशन टू पे भी होता है किसी पर्सन पे। ऑब्लिगेशन टू पे, ये भी किसी ना किसी पर्सन के पास रहता है। और लास्ट, इनफोर्सिएबिलिटी ऑफ दीज राइट्स अंडर द लॉ। ठीक है, अंडर द लॉ, कि लॉ के अंदर ये सारे राइट्स इनफोर्सिएबल भी होंगे। मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो प्रॉमिसरी नोट है, चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज है, चाहे वो चेक है, उसको ट्रांसफर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रांसफर भी हो सकता है। इसके अंदर किसी पर्सन को राइट है पेमेंट रिसीव करने का। चेक का जो होल्डर होगा उसके पास राइट होगा पेमेंट रिसीव करने का। प्रॉमिसरी नोट में जिसका नाम दिया गया होगा उसको, उसका राइट होगा पेमेंट रिसीव करने का। साथ ही साथ इसमें ऑब्लिगेशन भी होता है किसी को पे करने का। इसके अंदर अगर किसी के पास राइट है पेमेंट रिसीव करने का, तो किसी के पास ऑब्लिगेशन भी तो होगा उसको पे करने का। ठीक है, और ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये ऐसा नहीं कि मतलब बस फॉर द नेम से एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इसके अंदर जो राइट मिला हुआ है इसको आप इन्फोर्स भी कर सकते हैं। इसके अंदर आपको जो राइट मिला है इसको इन्फोर्स कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। और लॉ क्या दिया है? लॉ आपको एनआई एक्ट में दिया है। एनआई एक्ट इसीलिए है। ठीक है, एनआई एक्ट का पर्पस क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, कि जो भी राइट्स आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर मिल रहे हैं उसका प्रॉपर इन्फोर्समेंट हो सके। अगर डिसऑनर हो गया, अगर प्रॉमिसरी नोट में जो ड्यू डेट बताया गया उस दिन पे नहीं किया गया, बिल ऑफ एक्सचेंज में पे, जो अनकंडीशनल ऑर्डर पे करने का दिया गया था आपने पे नहीं किया, चेक आपका बाउंस कर गया, चेक डिसऑनर हो गया, आपके पास क्या अधिकार है? वो आपको, वो आप इन्फोर्स कर सकते हैं। और कहाँ इन्फोर्स करेंगे? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का पर्पस क्या क्या है ये समझो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपको बेसिकली क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है? अगर आप एनआई एक्ट का बात करें तो एनआई एक्ट बताता है क्या क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। व्हाट आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, क्या क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में आएंगे। ठीक है, हाउ दे आर मेड, कैसे वो बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर हाउ राइट्स अंडर देम कैन बी इन्फोर्स, कैसे राइट उसके अंदर इन्फोर्स हो सकता है। ठीक है, आपको एनआई एक्ट बेसिकली ये जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो कैसे ड्रॉ किए जाएंगे, किसके फेवर में ड्रॉ किए जाएंगे, उसका रूल्स, उसका प्रोसीजर, है ना? रेमेडीज इन केस ऑफ डिसऑनर, क्या रेमेडीज मिलेगा इन केस ऑफ डिसऑनर, क्या प्रिजम्पशन हम ड्रॉ कर सकते हैं कि क्या, कि कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है।
तो बेसिकली यही सारे चीजें आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपको बताता है, ठीक है, जिसमें पर्टिकुलरली आपको कैसे राइट इन्फोर्स होगा अंडर अ पर्टिकुलर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इस पे आपको ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर। तो देखो यहां तक हम लोग अभी तक तो देखे व्हाट आर द की फीचर्स। अब इसके आगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कितने तरीके का होता है वो समझते हैं और उसके सैंपल्स को देखते हैं, क्योंकि सैंपल्स को देखेंगे तभी हम लोग को एक्चुअल क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। अच्छा एक चीज और, ये इंस्ट्रूमेंट हम लोग देखें कि हाउ, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। तो इट हैज द एबिलिटी टू बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। अब हाउ दे आर ट्रांसफर, आप इसको कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो इसको ट्रांसफर करने का दो तरीका होता है, ठीक है। एक तो हुआ किसी को डिलीवरी दे दिया आपने एक्चुअली में, है ना, हैंड ओवर कर दिया। और एक हुआ बाई इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है, इंडोर्समेंट अपने आप में ही एक सेपरेट टॉपिक है। तो अभी ये समझो हाउ दिस इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रांसफर्ड। तो दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रांसफर्ड बाय डिलीवरी। डिलीवरी आपने हैंड ओवर कर दिया, या फिर ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर होता है एक प्रोसेस से जिसको बोलते हैं इंडोर्समेंट। अब इंडोर्समेंट क्या होता है ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन आज ही ये क्लास के लास्ट तक आपको पता चल जाएगा ये इंडोर्समेंट क्या होता है। अभी आगे देखिए, अभी इंडोर्समेंट अभी बताएंगे डायरेक्टली तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अभी इंस्ट्रूमेंट कैसे ट्रांसफर होता है, एक तो एक्चुअल डिलीवरी से और एक इंडोर्समेंट से। इंडोर्समेंट एग्जैक्टली होता क्या है वो अभी हम बताएंगे, बट एट द एंड ऑफ द क्लास। अब देखो, अब यहां पे पहले ये समझो व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर कंसीडर्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग किन डॉक्यूमेंट्स को हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो सेक्शन 13A में आपको यह बताया गया है, दिस हैज बीन स्टेटेड इन सेक्शन 13A कि कैसे डॉक्यूमेंट्स को हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कहेंगे। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, इट इज अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, ठीक है। ये तो हम शुरू से बताने आ रहे हैं, लेकिन 13A में जो बहुत ही की टर्म है जो आपको समझना है, अगर आप उसको समझ गए तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बहुत सारे प्रोविजंस को आप इजीली समझ जाइएगा। केवल वही टर्म आप नहीं समझते हैं उस चलते नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने में दिक्कत होता है। ये इसका लास्ट पार्ट, पेबल ईदर टू ऑर्डर और टू द बियरर। ये टर्म जो है अगर आप समझ गए बहुत ही इजीली, बहुत सारे आपके प्रोविजन इजीली समझ में आ जाएंगे। ये टर्म नहीं समझने के कारण बहुत सारे सेक्शंस बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है। अभी इस पे हम लोग फोकस करेंगे ये टर्म है क्या। तो पहले ये समझ लो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंसीडर किया गया है। तो एक आपका प्रॉमिसरी नोट, दूसरा बिल ऑफ एक्सचेंज, तीसरा चेक, ठीक है, विच इज पेएबल ईदर टू ऑर्डर और टू बियरर। वैसे मैं क्लैरिफाई अगर कर दूं तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बस यही तीन नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। आपका जो शेयर वारंट होता है वो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, हुंडीज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, रेलवे रिसिप्ट न्यू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। खैर वो सब कैसे होता है आगे हम लोग कभी डिस्कस करेंगे। पहले अभी जो आपके बेयर एक्ट में बताया गया है, तीन तरीके के डॉक्यूमेंट्स आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। कौन कौन से, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। अब तीनों को एक एक करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। बट उससे पहले ये समझो, negotiable instrument is a promissory note, bill of exchange और check which is payable either to order or to bearer। मतलब ये promissory note हो, चाहे वो bill of exchange हो, चाहे वो चेक हो, ये तीनों में से कोई भी हो, it is payable how, payable to order और payable to bearer। मतलब इसी दो तरीके का वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब पेबल टू ऑर्डर और पेबल टू बियरर, इसका मतलब क्या हुआ। ये भी सैंपल जब हम लोग देखेंगे तो ये और क्लैरिटी से हमें पता चलेगा, वैसे हम अभी बता देते हैं। मान लिया कोई प्रॉमिसरी नोट है, जब भी कोई प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाता है, तो वहां पे जिसका नाम पेमेंट में लिखा हुआ रहता है, ठीक है, उसके आगे ऐड किया रहता है और टू हिज ऑर्डर या और टू बियरर। तो इसका मतलब क्या होता है, पेबल टू ऑर्डर का मतलब क्या है कि जिस पर्सन का, जो पर्सन वहां पे ड्रॉई है, जो पर्सन के फेवर में पेमेंट होना है,
या तो उस पेमेंट पर्सन को आप पे करेंगे, या फिर इट विल पेबल टू ऑर्डर, मतलब उसके ऑर्डर पे किसी और को भी पे किया जा सकता है, उस पर्सन के ऑर्डर पे किसी और को भी पे किया जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको अभी दिखाई देता हूँ, ठीक है। एक बार प्रॉमिसरी नोट पहले देख लो। प्रॉमिसरी नोट का मतलब क्या हुआ? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम लोग देखें, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस या तो प्रॉमिसरी नोट, या तो बिल ऑफ एक्सचेंज, या फिर चेक, पेबल टू ऑर्डर और पेबल टू बियरर। ठीक है, अब ये ऑर्डर और बियरर का फर्क हम लोग अभी समझेंगे। अब प्रॉमिसरी नोट का डेफिनेशन अगर देखो तो प्रॉमिसरी नोट का डेफिनेशन क्या है कि इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय मेकर, ये साइन रहता है, जो प्रॉमिस दे रहा है उसके थ्रू साइन रहता है, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू ओनली टू or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। अब देखो प्रॉमिसरी नोट का टॉपिक अभी हम नहीं पढ़ा रहे, ये अभी हम पढ़ाएंगे आगे। अब जैसा मैंने बताया आज के क्लास में हम लोग कोई टॉपिक नहीं डील कर रहे हैं, बस अंडरस्टैंडिंग हम लोग डेवलप कर रहे हैं। प्रॉमिसरी नोट का टॉपिक अभी आगे पढ़ेंगे, तो आगे हम लोग देखेंगे कि अनकंडीशनल अंडरटेकिंग क्या होता है, साइंड बाय मेकर प्रॉमिस कैसा होना चाहिए, कंडीशन हो सकता है कि नहीं, वो सब आगे देखेंगे। अभी बस इतना समझो, अभी हम लोग सेक्शन 13 ए देखे जिसमें बताया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, या तो प्रॉमिसरी नोट होता है, या तो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, या फिर चेक होता है, जो कि पेबल टू ऑर्डर और पेबल टू बियरर होता है। ठीक है। अब प्रॉमिसरी नोट का जो जब आप डेफिनेशन सेक्शन 4 में देखिएगा तो वो भी बता रहा है कि प्रॉमिसरी नोट अपना जो है एक इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है जिसमें कि पे करना होता है सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू का मतलब कोई स्पेसिफिक पर्सन, या फिर और टू द ऑर्डर ऑफ दैट पर्सन। जैसा हम लोग देखें ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो या तो ऑर्डर ऑफ अ पर्सन, या टू द बियरर, या टू द ऑर्डर, या टू द बियरर। तो यहां पे बोल रहा है या तो कोई स्पेसिफिक पर्सन, या टू द ऑर्डर ऑफ अ स्पेसिफिक सर्टेन पर्सन, और नहीं तो बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जिसके पास भी है। तो अब देखो, अब यहाँ पे सैंपल के थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। Like this is a promissory note. This is a sample promissory note, right? Everyone can see, दिख रहा है सबको? हेलो? Yes, sir. ओके, ये एक promissory note है, ठीक है। दिस इज अ पर्टिकुलर promissory note, ठीक है। प्लेस ऑफ रेसिडेंस मान लो पटना, ठीक है। डेट अपना जो भी है आज का डाल दिए। आई मेकर्स नेम, मतलब जो प्रॉमिस कर रहा है, ठीक है। अब ये प्रॉमिस कर रहा है, ठीक है। आई मिस्टर ए एग्री एंड प्रॉमिस टू पे मिस्टर बी, और ऑर्डर, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है देखो, और ऑर्डर द सम ऑफ, मान के चलो ₹2 लाख, ठीक है, 2 लाख फॉर वैल्यू रिसीव्ड विथ इंटरेस्ट एट द एनुअल रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन और आफ्टर, अपना जो भी डेट है, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर डेट को मान लो 1 जनवरी, ऑन नॉट आफ्टर, ऑन 1 जनवरी 2026। यहाँ पे ए ने साइन कर दिया आपने। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये एक प्रॉमिसरी नोट बनाया है। प्रॉमिसरी नोट एक इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है जिसमें कि अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होता है। अंडरटेकिंग कौन दे रहा है? यानी अनकंडीशनल अंडरटेकिंग का मतलब अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है। तो प्रॉमिस कौन दे रहा है? ए दे रहा है, ठीक है। पे किसको करना है? अब देखो, साइंड बाय मेकर, ए ने यहाँ पे साइन भी कर लिया। पे करना है मनी ओनली टू, या तो केवल किसी पर्टिकुलर पर्सन को, तो वो बी को पे करना है, और नहीं तो उसके ऑर्डर पे भी ओनली टू किसी पर्टिकुलर पर्सन को, या तो उसके ऑर्डर पे, ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, या तो ओनली टू सर्टेन पर्सन, या ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, और टू बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो यहां पे कोई भी इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या बताएगा, या तो वो पेबल टू ऑर्डर होगा, या वो पेबल टू बियरर होगा। तो ये प्रॉमिसरी नोट पेबल टू ऑर्डर है। ऑर्डर कहने का मतलब क्या है कि यहां पे ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो ये प्रॉमिसरी नोट है, इसके अकॉर्डिंग पेमेंट रिसीव करने का राइट किसके पास है? बी के पास। पेमेंट रिसीव करने का राइट इसके पास है।
और ऑर्डर मतलब या तो बी के ऑर्डर पे किसी और पर्सन को, तो बी मान लो ऑर्डर देता है कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो पेमेंट 1 जनवरी 2026 को मिलना है वो मुझे ना करके ए सी को करेगा। तो अब सी को जो पेमेंट हो रहा है इट इज बीइंग पेड ऑन द ऑर्डर ऑफ बी। ठीक है, 2 लाख रुपए आज ए को जरूरत था, ए ने बी से लिए। 2 लाख रुपए ए को जरूरत था, ए ने बी से लिया। ठीक है, अब उसने बोला है पेमेंट वो 1 जनवरी 2026 को करेगा। अब बी को क्या है, 2025 में जरूरत पड़ गई थी पैसे की, लेकिन अब वो ए से मांग नहीं सकता था क्योंकि ए ने, एक को तो डेट दिया हुआ है 2026 का। बी ने सी से कुछ रुपए उधार ले लिए, और ये वाला जो प्रॉमिसरी नोट ए ने बी को दिया था, बी ने क्या किया, इस प्रॉमिसरी नोट में ये कर दिया कि टू ऑन माई ऑर्डर दिस अमाउंट विल बी पेबल टू सी। ठीक है, तो यही होता है पेबल टू ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, मतलब वहां पे जिसका नाम होता है ना, वो किसी और पर्सन को वो ट्रांसफर कर सकता है राइट टू रिसीव पेमेंट, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडोर्समेंट। यहां पे बी ने क्या किया, सी का नाम इंडोर्स कर दिया, ये इंडोर्समेंट हुआ। समझ रहे हो? अब ये इंडोर्समेंट कैसे होता है, अब ये पेबल, पेज नेम और ऑर्डर, अब ये ऑर्डर कैसे देंगे? क्या ये ऑर्डर हम मेल करके देंगे, क्या हम स्टैम्प पेपर पे देंगे? नहीं, ये ऑर्डर आप यही प्रॉमिसरी नोट का जो पीछे का साइड है, बैक साइड, वहीं पर आप लिख देंगे, है ना। इस ये प्रॉमिसरी नोट के बैक साइड पे आप लिख देंगे इट इज पेबल टू सी ऑन माई ऑर्डर। और फिर नीचे में यहाँ पे साइन किसका रहेगा, यहाँ पे किसको हम लोग लेके चल रहे थे, बी लेके चल रहे थे ना, यहाँ पे साइन फिर बी का रहेगा इसी डॉक्यूमेंट के पीछे में। और मान लो पीछे में अगर कुछ ऑलरेडी पहले से टाइप किया हुआ है, पीछे में कुछ लिखने का वो नहीं है, ऑलरेडी प्री प्रिंटेड कुछ है, तो इसी डॉक्यूमेंट में अगर कहीं पर भी स्पेस है वहां पे, यहाँ पे भी कर सकते हैं, है ना। क्योंकि प्रोमिसरी नोट बनाने का कोई फॉर्मेट नहीं होता है, ये डिफरेंट फॉर्मेट्स के हो सकते हैं। पेबल टू सी ऑन माई ऑर्डर, और यहाँ पे साइन कर दिया बी। तो अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर किसको राइट मिल गया, इस डॉक्यूमेंट के अंदर राइट मिल गया सी को पेमेंट रिसीव करने का। ठीक है, और मान के चलो अगर वहां पे बी ने इस डॉक्यूमेंट के पीछे में क्या लिखा कि पेबल टू सी और ऑर्डर, और ऑर्डर कहने का मतलब अब सी भी ऑर्डर दे सकता है किसी और को पे करने का, बिकॉज इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, किसी को भी पे हो सकता है, एंड नंबर ऑफ टाइम्स पे हो सकता है। आर यू गेटिंग इट? तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं इंडोर्समेंट। तो ये बात आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। ये जो अभी हम लोग लास्ट पेज पे देखे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होता है इट इज पेबल ईदर टू ऑर्डर। तो ईदर टू ऑर्डर कहने का मतलब है जिस पर्सन का नाम किसी बिल ऑफ एक्सचेंज पे है, या किसी प्रॉमिसरी, सब पे अप्लाई करेगा सेम चीज, सेम फॉर्मूला सभी पे अप्लाई करेगा, चाहे वो प्रॉमिसरी नोट हो, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज हो या चेक हो। जिस पर्सन का नाम उस पे है, उसके ऑर्डर पे हम किसी और पर्सन को भी वो दे सकते हैं। तो जो भी आपका एनआई है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट हो, इट शुड बी पेबल टू ऑर्डर, ऑर्डर। ठीक है, या तो किसी स्पेसिफिक पर्सन को या उसके ऑर्डर पे किसी को, या टू बियरर। अब बियरर का मतलब क्या होता है, बियरर का मतलब होता है कि अब देखो, अब मान लो यहां पे अगर यही रहता पेबल, पे टू बी, और ऑर्डर के जगह तुम्हारा वर्ड होता बियरर। तो अब बियरर का मतलब क्या होता है, बियरर का मतलब कि अब ये प्रॉमिसरी नोट जिसके भी हाथ में रहेगा, जिसके भी पोजीशन में रहेगा, वो इसके अंदर जो पेमेंट है वो ले सकता है। मान लो 1 जनवरी 2016 को पेमेंट, 2026 को पे करना था। ठीक है, अब 2026 को ये डॉक्यूमेंट बी के हाथ में नहीं है, किसके हाथ में है? मान के चलो बी ने सी को दे दिया, कुछ ऑर्डर नहीं दिया, बी ने सी को दे दिया, सी ने डी को दे दिया, मतलब एक तरीके से नोट की तरह काम करेगा ये, पैसे की नोट की तरह काम करेगा। सी ने डी को दे दिया, डी ने ई को, एफ को, जेड को। 1 जनवरी 2026 को जेड को मिल गया अब ये 2 लाख रुपए, जिसके पास भी ये डॉक्यूमेंट है वो ए से जो है
एक का था ना ये डॉक्यूमेंट, ए से 2 लाख रुपए ले सकता है। बियरर, बियरर मतलब हुएवर इज बियरिंग, जिसके भी पास है वो डॉक्यूमेंट। बियरर इंस्ट्रूमेंट थोड़ा रिस्की होता है, इसलिए रिस्की होता है क्योंकि वो अगर गुम हो गया तो वो जिसके हाथ चढ़ा वो जाके कोर्ट चेक से, अगर कोई चेक बियरर चेक है, वो बैंक से जाके इनकैश कर सकता है। प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, उसके बियरर है, तो बियरर का मतलब हुआ जिसके पास भी हैंड ओवर हो गया, तो इसीलिए ये सब गुम हो जाता है तो उसके बाद बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है। ठीक है, इसीलिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं कि प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, हर कोई बियरर वाला, पेबल टू बियरर वाला प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बना सकता। अभी देखेंगे हम लोग आगे। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका मतलब क्या हो रहा है। पेबल टू ऑर्डर, पेबल टू ऑर्डर और पेबल टू बियरर। ऑर्डर मतलब जिस पर्सन का नाम है उसके ऑर्डर पे किसी और को, और वो ऑर्डर कैसे देगा, हाउ दैट ऑर्डर विल बी गिवन, तो वो उसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बैक में या फ्रंट में कहीं पे स्पेस है तो, और कहीं नहीं स्पेस है तो आप अलग से पेपर उसके साथ अटैच करके, कोई और डॉक्यूमेंट, कोई और पेज आप अटैच करके भी वहां पे इंडोर्समेंट कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कि अपने ऑर्डर पे अगर हम, मेरे पास जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आया हुआ है जिसके अंदर मेरे पास राइट टू पेमेंट है, अगर उसमें हम अपने ऑर्डर पे किसी और को पे करवा रहे हैं तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडोर्समेंट। मतलब हम इंडोर्स कर रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर राइट टू रिसीव पेमेंट टू अनदर पर्सन, उसका इंडोर्समेंट हम कर रहे हैं। इसी प्रोसेस को इंडोर्समेंट बोलते हैं। तो अगर मान के चलो, हम लोग क्या देखे थे शुरू में, एक सेकेंड, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैसे ट्रांसफर होता है, इंडोर्समेंट के थ्रू या फिर डिलीवरी के थ्रू। तो अब आप लोग बताइए, पेबल टू, अगर वो डिलीवरी के थ्रू ट्रांसफर बस हो जाएगा तो वो कौन सा होना चाहिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पेबल टू कौन सा, ऑर्डर वाला या बियरर वाला? सिर्फ बियरर वाला। पेबल टू बियरर। और ये इंडोर्समेंट वाले में पेबल टू ऑर्डर। ऑर्डर। राइट। आगे आओ, और भी हम लोग सैंपल प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज ये सब देखेंगे अभी। चलो ठीक है, देखो ये भी एक प्रॉमिसरी नोट है। अब प्रॉमिसरी नोट का कोई एक फॉर्मेट नहीं होता है। प्रॉमिसरी नोट आप पेज पे भी लिख के आप दे सकते हैं, तो इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता है। ये भी एक प्रॉमिसरी नोट है, दिख रहा है, 1 लाख रुपए का, यहाँ पे 1 लाख रुपए लिख दिया, 1 लाख रुपए का प्रॉमिसरी नोट है कि 3 मंथ्स आफ्टर डेट, आज से 3 महीने बाद, आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर अभय और टू हिज ऑर्डर। और टू हिज ऑर्डर मतलब अभय अगर अपने कोई क्रेडिटर को पे करवाना चाहता है तो वो उसका नाम भी इंडोर्स कर सकता है इस प्रॉमिसरी नोट पे। और टू हिज ऑर्डर, उसके ऑर्डर पे सम ऑफ 1 लाख जो मैंने आज अभय से लिया है। और यहां पे साइन किसका होता है, बस प्रॉमिसर का। प्रॉमिसरी नोट पे बस जो प्रॉमिसर होता है उसी का साइन करना जरूरी होता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये सब देखिए, ये सब आपको अगर क्लियर रहेगा दिमाग में कैसे क्या होता है एग्जैक्टली exactly, तब आप इससे रिलेटेड जो भी लॉज है वो पढ़ेंगे भी तो इजी लगेगा। फिर ये देखो, 2 तरीके का और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आई जैन मॉनरो डू प्रॉमिस टू पे सिटी फाइनेंस कंपनी द सम ऑफ 50,000। अब यहां पे देखो, ये एक ऐसा प्रॉमिसरी नोट है जिसमें अब इसके ऑर्डर पे किसी और को पे करने को नहीं बोला गया है। यहां बोला गया है मैं केवल और केवल सिटी फाइनेंस कंपनी को ही पे करूंगा। ठीक है, यहां पे ना ये ऑर्डर है ना ये बियरर है। टू पे सिटी फाइनेंस कंपनी द सम ऑफ दिस मच, साइंड बाय जेन मॉनरो। एक और प्रॉमिसरी नोट सैंपल, अब ये सैंपल आप लोग खुद से भर सकते हैं कि आई डैश सन ऑफ दिस प्रॉमिसेस टू पे दिस 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 और ऑर्डर। और ऑर्डर यानी ये पेबल टू ऑर्डर वाला है, समझ रहे हो। अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज आपको बताते हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज जित का हम आपको जितना भी अभी सैंपल दिखाएंगे, प्रॉमिसरी नोट का तो हम दिखा दिए आपको, ठीक है।
फिर चेक का। हम लोग क्या देखे थे, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है बताओ तो, पेबल टू क्या क्या होता है, दो होता है, कौन कौन सा, Payable to bearer and payable to order. पेबल टू बियरर या पेबल टू ऑर्डर। लेकिन जब भी हम लोग प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज का जितना भी हम लोग सैंपल देखेंगे, वो सब का सब पेबल टू ऑर्डर ही होगा मैक्सिमम। पेबल टू बियरर वाला बहुत एग्जाम्पल आपको सैंपल दिखेगा ही नहीं। आप सर्च भी कीजिएगा गूगल पे तो आपको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, इसके पीछे एक रीजन है। इसके पीछे एक रीजन है। प्रॉमिसरी जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या फिर प्रॉमिसरी नोट के भी डेफिनेशन में आप देखेंगे, या बिल ऑफ एक्सचेंज का भी जो डेफिनेशन दिया है उसमें आप देखेंगे, तो उसमें दिया होगा पेबल टू ऑर्डर और बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। लेकिन जब हम लोग सैंपल कहीं पे भी गूगल में आप जाके या कहीं कहीं पे भी आप फाइंड करने जाएंगे, तो प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज का केवल पेबल टू ऑर्डर दिखेगा। कोई भी प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल टू बियरर वाला आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, इसके पीछे रीजन है। क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है ये आपका 1881 का था, ठीक है, 1881। हमारा आरबीआई एक्ट आया, आरबीआई एक्ट किस ईयर का है, 35। 1934 है ना। यस इट, आई थिंक सो, मतलब उसी समय आया था। हम भी श्योर नहीं है, चेक कर लेना। आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट का सेक्शन 31 और सेक्शन 32, ये कोई तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लाइक ये चीज समझ लो तब आपको क्लैरिटी रहेगा। आरबीआई एक्ट का जो सेक्शन 31 है और 32, ये प्रोहिबिट करता है। ये क्या प्रोहिबिट करता है, ये प्रोहिबिट करता है कोई भी इन प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज, कि कोई भी पर्सन प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल टू बियरर नहीं बना सकता है, क्योंकि इससे मिसयूज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। प्रॉमिसरी नोट और या बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल टू बियरर वाला नहीं हो सकता है। केवल पेबल टू बियरर वाला केवल दो ही एक्सेप्शन है, या तो जो बैंक्स हैं रिकॉग्नाइज्ड बैंक्स, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। केवल दो ही ऐसी अथॉरिटी है जो ऐसा प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज बना सकता है जो कि पेबल टू बियरर होगा। बियरर मतलब जिसके हाथ में है उसके पास राइट टू रिसीव पेमेंट है। मतलब हम लोग प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज अगर हम लोगों को बनाना हो, हम लोग उसको कभी भी पेबल टू बियरर नहीं बना सकते, हम लोग उसको हमेशा पेबल टू ऑर्डर ही बनाएंगे। क्यों, क्योंकि आरबीआई एक्ट के सेक्शन 31 और 32 में ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, प्रोहिबिट कर दिया गया है। इसीलिए आप कभी भी गूगल पे या कहीं पे भी सैंपल देखिएगा तो प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज का आपको हमेशा पेबल टू ऑर्डर वाला ही आपको सैंपल मिलेगा, पेबल टू बियरर वाला नहीं, क्योंकि वो प्रैक्टिस में है ही नहीं। लॉ में, लॉ के अकॉर्डिंग सेक्शन के में जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग वो पेबल टू ऑर्डर या बियरर हो सकता है, बट इन प्रैक्टिकल यूज पेबल टू ऑर्डर ही केवल होता है जितने भी प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं। व्हाई, बिकॉज पेबल टू बियरर वाला प्रोहिबिट कर दिया गया है आरबीआई एक्ट के सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग। तो अब इंडिया में केवल एक ही तरीके का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू ऑर्डर और बियरर दोनों हो सकता है, दैट इज चेक। इसीलिए चेक में आप देखते होंगे, चेक का आपको बहुत सारा एग्जांपल मिल जाएगा, पेबल टू मिस्टर एक्स वाई जेड और ऑर्डर, या पेबल टू मिस्टर एक्स वाई जेड और बियरर। तो चेक जो है ये आपका पेबल टू ऑर्डर और बियरर आपको दोनों मिलेगा, ठीक है। बट प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज ये सब भी पेबल टू बियरर हो सकता है, बट ये प्रैक्टिस में नहीं है, बिकॉज आरबीआई एक्ट हैज प्रोहिबिटेड इट according to section 31 and it has been made punishable under section 32। ओके, तो ये सब देखो, ये प्रॉमिसरी नोट का आई थिंक आपको मैंने सफिशिएंट यहाँ पे सैंपल दिखा दिया, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा। प्रॉमिसरी नोट का कोई एक फॉर्मेट नहीं होता, देख रहे हो, सब अलग अलग फॉर्म के होते हैं प्रॉमिसरी नोट, कोई फॉर्मेट फिक्स फॉर्मेट नहीं है। आप हाथ से भी लिख सकते हैं, है ना, आपको एक ब्लैंक पेज पे आप लिख के दे दीजिए प्रॉमिसरी नोट, बस आपका साइन वहां पे होना चाहिए, ये क्लियर प्रूव होना चाहिए कि आपने ही वो प्रॉमिसरी नोट ड्रॉ किया है, राइट। ऐसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज समझते हैं। देखो ये बहुत पुराना आपका 1920s का कोई प्रॉमिसरी नोट है ना, कि ऑन डिमांड वी प्रॉमिस टू पे एट द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रंगून टू करूपन छेतियार और ऑर्डर, या उसके ऑर्डर पे।
तो उसने कोई ऑर्डर दे दिया, मुझे नहीं पे करो, मेरे क्रेडिटर सी को पे कर दो इस डॉक्यूमेंट के पीछे में, विथ दिस मच इंटरेस्ट पर एनम। दिस इज ऑल्सो अ सैंपल ऑफ प्रॉमिसरी नोट, राइट? ओके, नेक्स्ट बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज के भी थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज is an instrument in writing containing an unconditional order। देखो प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होता है, यहां पे अनकंडीशनल ऑर्डर है। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है, अनकंडीशनल प्रॉमिस। वहां पे प्रॉमिस कोई कर रहा है कि मैं आपको पे कर दूंगा, आप मुझे उधार पे अभी ये दे दो, या आप मुझे अभी इतने पैसे दे दो, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं। अनकंडीशनल प्रॉमिस, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। यहां पे प्रॉमिस नहीं एक पर्सन, यहां पे कोई दूसरा ऑर्डर दे रहा है, अनकंडीशनल ऑर्डर, कि तुम, जैसे सिंपल सा एग्जांपल दोनों का देखते हैं। मान लिया कि मैं आपके पास गया, आपसे कुछ मुझे 2 लाख रुपए उधार चाहिए, या आपसे मुझे कोई गुड्स खरीदना है 2 लाख रुपए का, मेरे पास, मैं पे नहीं कर सकता, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने तरफ से एक प्रॉमिसरी नोट बना दिया जिसमें मैंने अनकंडीशनल प्रॉमिस किया, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग कि आई विल पे यू बाई ऑन फर्स्ट मंथ ऑफ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ नेक्स्ट ईयर, राइट? 1 जनवरी को मैं पे कर दूंगा। दूसरा अनकंडीशनल ऑर्डर क्या हो सकता है कि मैं आपके पास गया, आपका सामान 2 लाख रुपए का है, लेकिन मैं पे करने के लिए केपेबल नहीं हूं, तो आपने बोला कि ठीक है, मैं आपको एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना देता हूं। बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाएगा, दूसरा वाला बनाएगा। प्रॉमिसरी नोट मैं बना रहा था जिसको पैसे की जरूरत थी, ठीक है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज कौन ड्रॉ करेगा, जो आपको क्रेडिट दे रहा है, ठीक है। अब वहां पे 2 लाख रुपए जो आपको दे रहा है, 2 लाख रुपए मान लो दे रहा है, या 2 लाख रुपए का गुड्स दे रहा है, वो आपको अनकंडीशनल ऑर्डर देगा, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। इसमें डायरेक्शन होता है कि ठीक है, तुम 2 लाख रुपए में ये लेके जाओ सामान, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 महीने बाद तुमको जो है पेमेंट करना होगा, इसका मैं अनकंडीशनल ऑर्डर आपको दे रहा हूं। तो ये जो अनकंडीशनल ऑर्डर मैंने लिख के दिया, इसी को बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। और उसमें साइन दूसरे पार्टी का भी रहेगा। डायरेक्टिंग, और उस बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होगा, एक डायरेक्शन होगा। इंपॉर्टेंट क्या है, डायरेक्शन। बिल ऑफ एक्सचेंज में डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू, फिर से वही बात आ गया, या तो किसी पर्टिकुलर पर्सन को, या उसके ऑर्डर पे किसी और पर्सन को, या बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को। तो बियरर वाला तो हम लोग समझ गए, आरबीआई एक्ट का सेक्शन 31 और 32 बोल दिया है। बिल ऑफ एक्सचेंज भी अब कोई आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और बैंक्स, इन दोनों के अलावा कोई और बियरर वाला बिल ऑफ एक्सचेंज इशू नहीं कर सकता है। तो आप केवल कौन सा कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या है, यहां पे अनकंडीशनल ऑर्डर कोई आपको दे रहा है कि तुमको पे करना है आज से 3 महीने बाद, ठीक है, उस पर्सन को जिसका नाम वहां लिखा है, या फिर उसके ऑर्डर पे किसी और पर्सन को, ठीक है, राइट। अब इसके सैंपल देखते हैं। अभी देखो ये सब टॉपिक सेपरेट टॉपिक है। बिल ऑफ एक्सचेंज का एसेंशियल क्या होता है, हर एक एसेंशियल का डिस्कशन, वो सब हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग आज के क्लास में बस एनआई ओवरऑल क्या होता है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब टॉपिक अभी फिर से पढ़ेंगे हम लोग, बिल ऑफ एक्सचेंज सेपरेटली। अब सैंपल्स देखो बिल ऑफ एक्सचेंज का। ये देखिए, ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, 50,000 रुपए का। 3 मंथ आफ्टर डेट पे टू मिस्टर ए, किसको पे करो, ए। यहां पे मिस्टर ए ही जो है ये डॉक्यूमेंट बना रहा है, और अपना ही नाम यहां पे लिख रहा है, पे टू मिस्टर ए, ठीक है। अब देखो, अब यहां ध्यान में रखना है, बिल ऑफ एक्सचेंज में ये मिस्टर ए यहां पे मिस्टर सी भी लिख सकता था। तो यानी कहने का मतलब है, बिल ऑफ एक्सचेंज का जो ड्रॉवर होता है, वही वही पर्सन पेई भी हो सकता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में जो ड्रॉवर होता है, ड्रॉवर मतलब अनकंडीशनल ऑर्डर जो दे रहा है, वो ड्रॉवर हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज का। ये सब टर्म अभी आगे पढ़ेंगे, आगे क्लासेस में हम लोग, जब ये सब टॉपिक सेपरेटली पढ़ेंगे। जो ड्रॉवर हो रहा है, ड्रॉवर कौन है, ए। वही पर्सन, सेम पर्सन कैन ऑल्सो बी पेई, वो बोलेगा मेरे ही को पे करो, मेरे ही से उधार ले रहे हो, मेरे ही करो, लेकिन ये किसी और को भी पेई बना सकता है। इसने 2 लाख रुपए का आपको उधार दिया, या 2 लाख का गुड्स दिया, और वहां पे लिख दिया तुम सी को पे कर दो। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले टाइम में अब आप सी से उधार लेने वाले हैं,
तो आपने बोला इससे जो मुझे 3 महीने बाद मिलना है वो मैं सी को ही डायरेक्टली इसमें डायरेक्ट कर दूं। तो ड्रॉवर कैन ऑल्सो बी पेई, जैसा कि ये एक एग्जाम्पल है आपका, ये आपका बिल ऑफ एक्सचेंज एक एग्जाम्पल है जहां पे ड्रॉवर जो है मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर ए किसको, मिस्टर बी ड्रॉई को डायरेक्ट कर रहा है कि 3 मंथ आफ्टर दिस डेट पे टू मिस्टर ए और ऑन ऑर्डर, या फिर मेरे किस ऑर्डर पे किसी और को। तो अगर आपने किसी और को इंडोर्स कर दिया है, ठीक है, आपने अपने ऑर्डर पे किसी और को पेमेंट के लिए अगर इस डॉक्यूमेंट के पीछे अगर आपने किसी और को ऑर्डर दे दिया है पे करने को, तो उसको पे होगा, नहीं तो आपको पे होगा। यहां पे आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, ड्रॉवर कैन ऑल्सो बी अ पेई, ठीक है। और भी देखो, और एग्जांपल्स देखते हैं, और ये देखो साइन दोनों से होना चाहिए। और एग्जांपल्स देखते हैं, यस, ये देखिए, अमाउंट 50,000, ठीक है, अमाउंट 50,000 यानी 50,000 रुपया किसी ने उधार दिया है, किसने, ड्रॉवर, संत कन्वर, संत कन्वर जो है ये उधार दिया है किसको, ड्रॉई को। ड्रॉई कौन है, मुकेश चंद, ठीक है, ये दे रहा है। तो इसमें क्या है, अनकंडीशनल ऑर्डर होता है कि 3 मंथ आफ्टर दिस डेट पे टू मी, मतलब खुद को ही बोल रहा है या तो मुझे ही पे कर दो, यानी ड्रॉवर यहां पे भी आपका क्या है, पे ही है, मतलब वो खुद को ही मांग रहा है पेमेंट, और माई ऑर्डर, या मेरे किस ऑर्डर पे किसी को 50,000 वैल्यू रिसीव्ड, ठीक है। सिमिलरली यहां पे 90 days आफ्टर द डेट पे टू मी और माई ऑर्डर, सब जगह। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या है, आप किसी को अनकंडीशनल ऑर्डर दे रहे हैं, ऑर्डर आप दे रहे हैं। अब यहां पे ये पे टू मी कोई हमें, अब यहां पे ये समझना है कि हमेशा बिल ऑफ एक्सचेंज में आप अगर ड्रॉवर हैं, आप किसी को अनकंडीशनल ऑर्डर दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है आप उस ऑर्डर में अपने को ही पेई हमेशा बनाए, आप यहाँ पे किसी और पर्सन को भी पेई बना सकते हैं, ठीक है। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ड्रॉवर कैन ऑल्सो बी पेई, बट जनरली ये तीनों अलग अलग कैपेसिटी होता है। ड्रॉवर वो हुआ जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, ड्रॉई वो हुआ जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर ऑर्डर दिया गया, और पेई वो हो गया जो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर जो अमाउंट है वो रिसीव कर रहा है। एंड ड्रॉवर एंड पेई कैन बी द सेम पर्सन, ठीक है, वो दोनों के दोनों जो है आपके सेम पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। अब यहां देखो, यहां पे किसी और को पे करने के लिए डायरेक्ट किया गया है, ठीक है। यहां पे क्या है, मिस्टर पी, मिस्टर पी इज द ड्रॉवर, ये ड्रॉवर है, ठीक है, 1.5 लाख रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज बन रहा है, ये ड्रॉवर है। 3 मंथ आफ्टर दिस डेट, आज से 3 महीने बाद, पे मिस्टर आर, पी ने कोई आर को, पी का हो सकता है कोई कर्जदार हो आर, या उधार हो आर पे, तो पी ने किसको, क्यू को, यहां पे कौन है, ड्रॉई कौन है, क्यू, यानी ऑर्डर किसको दिया जा रहा है इस बिल ऑफ एक्सचेंज में, पी ऑर्डर दे रहा है क्यू को कि तुम 3 महीने बाद आर को पे करोगे, यहां पे टू मी नहीं है, यहां पे किसी और को, और नहीं तो आर के ऑर्डर पे किसी और को, और आर अपना ऑर्डर किसी और को कैसे दे सकता है, इस बिल ऑफ एक्सचेंज पे इंडोर्समेंट करके, पीछे में या आगे में या नीचे में यहां पे, या फिर अलग से डॉक्यूमेंट अटैच करके, राइट। तो आई थिंक अब आपको क्लैरिटी मिल गया होगा कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये, इसका भी कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता है, ठीक है, इसका भी कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं, अलग अलग तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोवाइडेड दैट कि वहां पे क्लैरिटी होना चाहिए कि ये अनकंडीशनल ऑर्डर है, किसको ऑर्डर दिया जा रहा है ये क्लैरिटी होना चाहिए, किसको पेमेंट रिसीव करना है ये क्लैरिटी होना चाहिए, कौन ड्रॉ कर रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज को ये क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है। आइए चेक तो खैर सभी लोग को पता ही होगा, आइडिया होगा, ठीक है, ये भी आपको बिल ऑफ एक्सचेंज ही जैसा है। चेक क्या हुआ, चेक खुद ही एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, चेक भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, क्यों, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, अनकंडीशनल ऑर्डर, अनकंडीशनल ऑर्डर होता है किसी को, टू सर्टेन पर्सन टू पे। तो चेक में क्या होता है, चेक में अनकंडीशनल ऑर्डर आप किसको देते हैं, किसको देते हैं अनकंडीशनल ऑर्डर पे करने के लिए, बैंक को, जो बैंक है उसको आप अनकंडीशनल ऑर्डर देते हैं, ठीक है, पेई का नाम वहां लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉवर, ड्रॉवर कौन हुआ, मान लो कि मुझे अगर सी को पेमेंट करना है,
ठीक है, मैंने उसको चेक दे दिया 10,000 रुपीज का, तो यहाँ पे ड्रॉर में हो गया। जिस जो बैंक में मेरा अकाउंट है, जिसके थ्रू पेमेंट होना है, वो ड्रॉई हो गया। ठीक है, और सी पे ही हो गया। तो चेक अपने आप में ही एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। चेक इज इटसेल्फ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक इज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर। एक स्पेसिफाइड बैंकर पे चेक को हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एंड इट इज नॉट पेएबल एक्सप्रेस टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। वो हमेशा डिमांड पे ही पेएबल होता है। चेक जब जो है पे डिमांड कर दे तब वो पेएबल हो जाता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि ऑल चेक्स आर बिल ऑफ एक्सचेंज, बट ऑल बिल ऑफ एक्सचेंज आर नॉट चेक। हर बिल ऑफ एक्सचेंज चेक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि चेक में ड्रॉई हमेशा बैंक होता है। चेक में हमेशा ड्रॉई जो होता है वो कौन होता है? बैंक ही होता है, एक ही पर्सन। बाकी बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई कोई भी हो सकता है, एनी थर्ड पर्सन। ठीक है, और भी कुछ डिफरेंसेस है, ये सब आगे देखेंगे, बट अभी ये समझना है कि चेक भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज ही है। ऑल बिल ऑफ एक्सचेंज, जितने भी बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, सॉरी, ऑल चेक्स, जितने भी चेक्स होते हैं सब बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं। लेकिन सारे बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है चेक ना हो। ये सब आगे देखेंगे क्यों नहीं होता है। अब चेक चेक भी आपका क्या होगा? पेबल टू ऑर्डर या बियरर, क्योंकि वो भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो यही एकमात्र ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि हर कोई इंडिविजुअल भी पेबल टू ऑर्डर भी बना सकता है और पेबल टू बियरर भी बना सकता है। इसका सैंपल देखो, ये पेबल टू बियरर वाला है, एचडीएफसी बैंक का एक चेक है ये, है ना, कि पे, यहाँ पे जो भी नाम है, जितने भी रुपए हैं, और यहाँ पे क्या है? और बियरर। तो पे मान लो, यहाँ पे मान लो मेरा नाम है कि पे सुधाकर मिश्रा, और बियरर। ठीक है, इतना रुपया। अब बियरर का मतलब क्या है कि आई कांट लूज दिस पर्टिकुलर चेक। इफ आई लूज दिस पर्टिकुलर चेक, तो जो बियरर है, जिसके हाथ में वो चेक चला गया, ही कैन ऑल्सो इनकैश द अमाउंट। इसीलिए प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। ठीक है, चेक में अभी भी चेक जो है बियरर चेक होता है। बियरर का मतलब क्या है? यहाँ पे बियरर जो भी इसके पोजीशन में, जिस जो भी होल्डर होगा इस पर्टिकुलर चेक का, उसके पास राइट है। मेरे पास अगर है तो मेरे पास है, नहीं तो किसी और के पास, अगर जो होल्ड कर रहा है बियरर, उसके पास भी है। ठीक है, समझ रहे हो? यहाँ पे ऑर्डर पेबल टू मिस्टर एक्स और ऑर्डर, यानी ये मिस्टर एक्स का है, और नहीं तो उसके ऑर्डर पे किसी और को भी पे किया जा सकता है। इट कैन बी पेड टू सम अदर पर्सन ऑल्सो ऑन हिज ऑर्डर। इसलिए देखते हो बैंक में जब आप चेक जब जमा करने जाते हैं, हमेशा बोलता है पीछे नाम लिख दीजिए, आप अपना ही नाम लिख दीजिए। ठीक है, ताकि ये क्लियर हो जाए कि वो आप ही को पे होगा, और नहीं तो किसी और को पे करना है तो उसका नाम लिख दीजिए। इसीलिए चेक के पीछे नाम लिखने को बोल देता है। राइट, तो ये आपका क्या हुआ? ऑर्डर। मतलब या तो पेबल टू इसको है, नहीं तो इसके ऑर्डर पे। और ऑर्डर का मतलब क्या है? आप किसी और को भी वो ट्रांसफर कर सकते हैं। वो कैसे? चेक के पीछे लिख के। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इंडोर्समेंट। समझ रहे हो? ये बियरर चेक हो गया ऊपर में। राइट, तो व्हाट आई वांटेड इन टुडेज क्लास कि बेसिकली आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि मतलब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली है क्या, ये पेबल टू ऑर्डर टू बियरर क्या होता है। क्योंकि ये सब वर्ड नहीं समझ में आता है, जिस कारण से आपको बहुत कंफ्यूजन होता है और आप इंटरेस्ट लूज करने लगते हैं। तो आई होप आपको अब दिमाग में ये क्लैरिटी मिल गया हुआ है एग्जैक्टली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, कैसे ये ट्रांसफर होता है। तो ट्रांसफर होगा या तो डिलीवरी से या फिर इंडोर्समेंट से। डिलीवरी बियरर इंस्ट्रूमेंट है तो डिलीवरी। बियरर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है ये आपको पता चल गया होगा। बियरर इंस्ट्रूमेंट मतलब जिसके पास से जो भी होल्डर है उसका, उसके पास राइट है टू रिसीव द पेमेंट अंडर दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। बट बियरर इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी मेड बाय एनी इंडिविजुअल एक्सेप्ट चेक। इट हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड बाय आरबीआई एक्ट कि प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज हर कोई इंडिविजुअल बियरर इंस्ट्रूमेंट नहीं बना सकता है प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में। Okay, am I audible? Hello. यस सर। Yes, sir. अच्छा, वो दूसरा वाला डिवाइस ऑफ हो गया। एनीवे, ठीक है, तो आज का क्लास वैसे भी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज बेसिकली पर्पस क्या था ये समझने का, ठीक है, कि ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो आपका है, ये बेसिकली किस चीज के बारे में बात करता है। आई होप उसको लेकर आपको क्लैरिटी मिल गया होगा।
ठीक है, कि प्रॉमिसरी नोट है वो कैसे ड्रॉ होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज है वो कैसे ड्रॉ होता है। अब इसके अंदर आगे हम लोग यही पढ़ेंगे कि ये जो प्रॉमिसरी नोट बनाया जाता है तो इसके लिए क्या क्या प्रोसेस नेसेसरी है ना, क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट प्रॉमिसरी नोट के होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज के होते हैं, चेक के। तो ये सब टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। तो आई होप जो पर्पस था मेरा कि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे ट्रांसफर होता है, पेबल टू बियरर और पेबल टू ऑर्डर का मतलब क्या होता है। आई होप ये आपको पता चल गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, एल्स वी आर डन विद टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास से हम लोग सेपरेट टॉपिक्स जो है आपका स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नो डाउट एनीबॉडी? No, sir. ओके, चलो ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन।